खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील मोहल्ला दयालपुरम में मौजूद है एक वृद्धाश्रम, जिसमें 55 बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं रहती हैं। वृद्धाश्रम की अध्यक्ष रेखा की माने तो यहाँ बुजुर्गों की सुविधाओं का खासा ख्याल रखा जाता है। इनकी सेहत के मद्देनजर समय समय पर चेकअप कराया जाता है। मनोरंजन के लिए टीवी भी लगाया गया है और पूजा के लिए मंदिर भी है। कोरोना के मद्देनजर वृद्ध आश्रम में मास्क और सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। जी, मैं यहाँ की अध्यक्षिका हूँ। मेरा नाम रेखा सिंह है। यहाँ पे हमारे कितने वृद्ध हैं? यहाँ पर 45 वृद्ध हैं। महिलाएं इसमें 12 महिलाएं हैं। खतौली से इंडिया लाइव 24 के लिए प्रदीप चौहान की रिपोर्ट। एटा में रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी एटा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। साथ ही रिक्रूट आरक्षियों को कर्तव्य और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। परेड ग्राउंड में 250 रिक्रूट आरक्षियों ने दीक्षांत समारोह परेड में हिस्सा लिया। शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति और निष्पक्षता से पालन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। जय हिंद। जनपद एटा के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र को 44वीं वाहिनी पीएससी मेरठ से 250 रिक्रूट प्रशिक्षण के लिए दिए गए थे। ये सभी प्रशिक्षु गृह जनपद बागपत से हैं, जिनमें से कुल 250 प्रशिक्षु आरक्षी, जिनका 7 माह का प्रशिक्षण अपर पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन और राम निवास क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण में आरंभ हुआ था। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। पटना जिले के फतुहा में लाइफलाइन ऑक्सीजन बैंक का एएसपी और चिकित्सा प्रभारी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर लाइफलाइन ऑक्सीजन बैंक के अध्यक्ष एएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम दुरुस्त करने के लिए उन्होंने लोगों से नियमित गर्म पानी, गिलोई और आंवला का सेवन करने की सलाह दी। पूरी तरह से ठीक हूँ, नेगेटिव हूँ और इस कोरोना ने मुझे इतना साहस दिया है कि अगर मुझे हुआ तो मैं इस अनुभव को शेयर करूँ और लोगों को इतना बता दूँ कि वो पॉजिटिव ना हो। अगर पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो कैसे इस पॉजिटिवनेस से बाहर निकले और तब करके एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर स्वस्थ व्यक्ति बनते हैं। उन्होंने बताया कि ये ऑक्सीजन बैंक फतुहा ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के अलावा पटना के लोगों को भी जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है
एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे शहर में दिन ब दिन बढ़ते कोरोना के मामले हैरान करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच पुणे शहर में एक अच्छी या फिर यूं कहिए कि चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुणे के विमान नगर परिसर में मौजूद कॉन्टैक्ट सेंटर में एक 100 साल की महिला ने कोरोना को मात दी है। महिला को क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। धीरे धीरे इलाज के बाद महिला ठीक होती गई और अब तंदुरुस्त होकर घर लौटी। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर और दूसरे स्टाफ ने उनके लिए तालियां बजाकर और फूल देकर विदा किया। इंडिया लाइव 24 के लिए पुणे से सचिन धुमाल की रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा। उसके विरोध के 2 सबसे बड़े मुद्दे हाथ से निकलकर बीजेपी की सबसे बड़ी खुशियों की वजह बने। शायद आप जानते ना हो, मगर कांग्रेस और उसके उम्रदराज युवराज राहुल गांधी को आर फैक्टर से नफरत सी है और इसी आर फैक्टर से देश का मूड और मिजाज कुछ खुशनुमा सा है। आर यानी राफेल और आर मतलब राम मंदिर। जहां राहुल गांधी ने राफेल को लेकर सड़क से संसद तक हर जगह मोदी सरकार को घेरा ही नहीं, बल्कि नए नए झूठे आरोपों से पूरे देश को भी गुमराह किया। The questions of Rafale occur on 3 pillars. The first pillar is the process with regards to the deal. The second pillar is the pricing. And the third and most interesting pillar is पैसा, patronage. सच को श्रृंगार की जरूरत नहीं होती और झूठ चाहे जितना भी बोला जाए उसमें जान नहीं होती है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने राफेल को देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र बताया। करगिल युद्ध के बाद हमारी वायुसेना ने आधुनिक विमानों की जरूरत बताई थी। करगिल की लड़ाई के बाद, अटल जी की सरकार के बाद कांग्रेस ने 10 साल देश पर राज किया, लेकिन वायुसेना को मजबूत नहीं होने दिया। कल जब राफेल ने अंबाला एयरबेस पर लैंड किया, तो राफेल की गति से ही चीन और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि कुछ तो खास है राफेल में, जो दुश्मन इसके नाम तक से खौफ खाता है। ऐसा नहीं कि राफेल के आने से सिर्फ बीजेपी ही खुश हुई हो। हर हिंदुस्तानी जो देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है, उसके लिए भी कल का दिन दिवाली से कम नहीं था। पटाखे फोड़ते लोग भारत माता की जय बोलते हुए इस जश्न से इतना तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हर हिंदुस्तानी राफेल के आने से इसे अपनी एयरफोर्स की बहुत बड़ी ताकत मान रहा है। सच में सीना 56 इंच का करने के लिए आज पाक गौरव दिवस है। आज विश्व का सबसे टॉप 5 का हथियार या सशस्त्र भारत की जमीन पर लौट रहा है। भले ही राहुल गांधी, चीन और पाक इससे बड़े सदमे में ही क्यों ना हो। और अब बात दूसरे आर यानी राम मंदिर की। वो राम मंदिर जिसने बीजेपी को 2 सदस्यों वाली पार्टी से सत्ता के शीर्ष पर एक छत्र राज करने वाली पार्टी बना दिया।
अपने जन्म से लेकर अब तक के सफर में बीजेपी ने राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र के शीर्ष पर रखा और अब उस सपने के साकार होने में चंद दिनों का समय बचा है। तो वहीं कांग्रेस ने समय समय पर राम मंदिर से राम सेतु तक सब प्रमाणों को नकारने के लिए अपने वकीलों की फौज लगा दी। मगर अभी वक्त और हालात बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि उसके दो सपने, एक जिससे वो देश की सुरक्षा को अभेद बनाना चाहती है, उस राफेल का वेलकम, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर का शिलान्यास का सपना, दोनों एक ही हफ्ते के अंदर पूरे होने वाले हैं। इससे अब कांग्रेस थिंक टैंक को सोचने की जरूरत है कि कम से कम बीजेपी विरोध में इतना ना गिरे कि आम जनमानस की भावनाएं उसके खिलाफ हो जाएं। न्यूज़ डेस्क, इंडिया लाइव 24। प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं अपने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर आपके समक्ष आया हूं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अन्य राज्यों के मुकाबले में नियंत्रित जरूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी हो रही है। यह सब अनलॉक के दौरान सावधानी और बचाव के उपाय नहीं अपनाने के कारण हुआ। हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरों में लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा। आप इस लॉकडाउन को गंभीरता से लें। लॉकडाउन से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर लोग सुरक्षा और बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति से बचा नहीं जा सकता। यह समय मेरे लिए, आपके लिए चिंतित होने, बीमारी से सावधान रहने और बचाव के उपाय को गंभीरता से लेने का समय है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों का रिकवरी दर बेहतर है और मृत्यु दर काफ़ी कम है। हम देश के अनेक राज्यों से बेहतर कर रहे हैं। आपके सहयोग से कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में और बेहतर करेंगे। फिलहाल राज्य में रोजाना 5000 से अधिक सैंपलों की जांच हो रही है। शीघ्र ही इसे बढ़ाकर 10,000 तक करने का लक्ष्य है। हमारे राज्य में चिकित्सक पूरे समर्पण से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इलाज के बाद अब तक बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य के 8 क्षेत्रीय और 22 जिला स्तरीय अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। सभी कोविड अस्पतालों में मास्क, पीपीई किट, ट्रिपल लेयर मास्क, वीटीएम और ज़रूरी दवाइयों के पर्याप्त संख्या में इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। मैंने अधिकारियों को ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में भी निर्देशित किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क पहनें, बार बार हाथ धोते रहें, लोगों से दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ करने से बचें। अगर हम यह सब करेंगे तो कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में सफल होंगे। राज्य शासन, हमारे सारे विभाग, चिकित्सक, सफाई कर्मी, पुलिस आदि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और उपचार में लगे हैं। लेकिन अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, बचाव के उपायों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम मुश्किल होगी। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर लोग सैंपल लेने जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के दल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें जांच करने से रोक रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्थिति की गंभीरता को समझें। ये सब आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किया गया है। हमें स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करना है। ईद और रक्षाबंधन के पर्व
समीप आ रहे हैं। आप सबको इन पर्वों की शुभकामनाएं। पर्व को मनाते समय यह ध्यान रखें कि हम केवल अपने घर परिवार के लोगों के साथ ही यह पर्व मनाएं। कोरोना से बचाव के लिए ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। हमें अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए भीड़ भाड़ करने से बचना होगा। मुझे पूरा विश्वास है हम सब स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग देंगे। धन्यवाद। यूपी की मुगलसराय पुलिस ने अवैध शराब के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। शराब की 210 बोतल और 1156 टेट्रा पैकों को बोलेरो से बिहार बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पकड़ी गई इस शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बोलेरो गाड़ी में ले जाई जा रही इस शराब को डांडी गांव से पकड़ा। इंडिया लाइव 24 के लिए मुगलसराय से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के आरा जिले के बाल पर्यवेक्षण गृह के सुपरिटेंडेंट सुदर्शन शर्मा पर एक युवती से जबरन दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की के थाने में रिपोर्ट कराने के बाद सुपरिटेंडेंट को जेल भेज दिया गया है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि सुदर्शन शर्मा ने उसे शादी का झांसा देकर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। महिला थाना में जुलाई की फर्स्ट वीक में आई थी, 4 या 5 तारीख था। उस दिन मैंने अपनी घटना बताई जो मेरे साथ घटित हुई थी। जो मैं लॉकडाउन के दौरान यहाँ के जो जुवेनाइल जेल के जो अधीक्षक हैं, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया था। उसके बाद उसने मेरे साथ ऐसे ही ज़बरदस्ती संबंध बनाता रहा जब तक मैं उसके पास रही। 13 मई को उसने मुझे भागलपुर छोड़ दिया, जहाँ मेरा घर है और उसका भी घर है। और जब युवती ने शादी के लिए कहा तो वो टाल मटोल करने लगा। हताश होकर जब उसने सुपरिटेंडेंट के पिता को सारी बात बताई तो उन्होंने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित युवती ने बताया कि वो पटना एयरपोर्ट में काम करती थी। लॉकडाउन के दौरान जब वो घर जाने लगी तो ट्रेन नहीं चलने की बात कहकर सुपरिटेंडेंट उसे अपने साथ आरा ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। इंडिया लाइव 24 के लिए आरा से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर की बांसी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 अभियुक्तों राजेश वर्मा और मनीष वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आई ये दोनों चोर पिता और पुत्र हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी के करीब 5 लाख के गहने, 2,80,000 नकद रुपये और चोरी के पैसों से ली गई स्कूटी बरामद की है। चोरी का 24 घंटे में खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने 5,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए। आपको बता दें कि बांसी कोतवाली की आर्यनगर की रहने वाली एक स्टाफ नर्स बिंदु के घर ताला तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये कल दिनांक 28 जुलाई को थाना बांसी में हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई कि एक स्टाफ नर्स जो कि बांसी में किराए के मकान पे रहती है अपने परिवार के साथ, वो कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी। घर उनका बंद था। पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला खोलकर घर में उनके रखे हुए करीब 3,70,000 रुपये नकद और जो उनके गहने वगैरह थे वो सब चोरी कर लिए गए हैं। इस सूचना पर थाना बांसी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 24 घंटे के अंदर ही थाना बांसी की टीम के द्वारा इसमें पूरी मेहनत और लगन के साथ इसका सफल अनावरण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, सिद्धार्थनगर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।